तमाम वो सवाल हैं जिन पे उत्तर आज हम कार्यक्रम में तलाशेंगे। और विशेष मेहमान के तौर पे हमारे साथ दो विशेष मेहमान जुड़ेंगे आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ अविनाश गोरक्षकर जी मौजूद हैं, हमारे साथ श्रीकांत चौहान जी मौजूद हैं। आप दोनों विशेष मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले एक जरा बहुत बहुत स्वागत सर। आप दोनों की टाई बड़ी शानदार लग रही है, एक लाल एक हरी, तो मतलब जो बाजार में उतार चढ़ाव है पूरा इंडिकेट करता हुआ। कूल एंड बेयर। हाँ बिल्कुल, मतलब जिस तरह की चाल चल रही है अविनाश सर को तो मतलब क्या ही बोला जाए, कब से मैं चेस कर रहा हूँ फाइनली अविनाश सर पकड़ में आए हैं। श्रीकांत सर थैंक यू आज के महत्वपूर्ण दिन ज्वाइन करने के लिए आप दोनों का, क्योंकि बड़ा इवेंट है सर। पहले तो आप दोनों की टिप्पणी मार्केट के साथ साथ इस इवेंट को लेकर के एक तरीके का मिनी बजट है, एक बड़ा रिफॉर्म है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? पहले अविनाश सर फिर श्रीकांत सर। अविनाश सर कैसे देख रहे हैं आप इसको? और अब बजट में तो ज़्यादा चीज़ें बची नहीं, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट तो कल ही हो गया, दिवाली से पहले दिवाली बन गई जी। नहीं बिल्कुल विपुल, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है और इसका इम्पैक्ट आपको अगले एक दो क्वार्टर्स के बाद नंबर्स में देखने को मिलेगा। आज तो मार्केट ने एक बहुत अच्छा उसको सेंटिमेंटल बूस्टर शॉट मिला है। हालांकि ये बात क्लियर है कि थोड़ा सा नैरेटिव अच्छा है तो कहीं ना कहीं उसके बाद थोड़ी सी बिकवाली भी आएगी। बट एक बात तो क्लियर है कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटो कंपोनेंट सेक्टर है, एफएमसीजी है, सीमेंट है, ऐसे काफी ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे कीमतें कम होंगी और इससे डिमांड बढ़ेगा। रूरल मार्केट में जो एग्रोकेमिकल्स है वहां पे भी कटौती अनाउंस कर दी गई है। तो डोमेस्टिक फेसिंग जो कंपनियां हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि मुझे लगता है कि सेकंड हाफ जो सितंबर 22 से ये बेनिफिट्स रोल आउट होंगी, इसका असर पॉजिटिवली सारे इन सेक्टर्स और कंपनीज पे पड़ेगा। मेरे ख्याल से निवेशकों को थोड़ा सा सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए। हालांकि देखिए लॉन्गर टर्म में तो डेफिनेटली पैसा बनेगा, बट जो गैप अप ओपनिंग हो गई है उसका मुझे लगता है कि चुन चुन के और गिन का अपना एक स्ट्रेटेजी बनाए, क्योंकि आपको बाद में निचले लेवल पे भी स्टॉक्स मिलेंगे और ये बेनिफिट जो है वो आगे कम से कम साल डेढ़ साल के लिए चलेगा। और जीएसटी में डेफिनेटली हमको लगता है ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है इंडिया के लिए। बहुत बड़ा रिफॉर्म है इंडिया के लिए, बिल्कुल सही बात है सर। श्रीकांत सर आपका व्यू क्या है सर इस रिफॉर्म को लेकर के? और अब यहाँ से सेंटिमेंट में कितना सुधार आप देख रहे हैं? एक पेसिमिज्म आ गया था इन्वेस्टर्स के अंदर, क्या होगा, कैसे चलेगा बाजार, लोग रोज़ सवाल पूछ रहे थे। आपकी टिप्पणी अब क्या होगी? कम से कम सेंटिमेंट के साथ साथ फंडामेंटल कितने चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? बिल्कुल। तो देखिए विपुल जी, अगर मार्केट के ओवरऑल सेंटीमेंट को देखें तो सेंटीमेंट में पेसिमिज्म डेफिनेटली था, लेकिन एट द सेम टाइम जब से अनाउंसमेंट हुई थी 15 अगस्त के बाद से, तब से मार्केट ने कई हद तक इस पर्टिकुलर न्यूज़ को डिस्काउंट भी कर लिया था। तो आज एक स्पेसिफिकली बोलते हैं ना, वो बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ जैसा ट्रेंड बना है। न्यूज़ के बाद मार्केट ऊपर खुले, उसके बाद अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई। अब देखना है कि मार्केट में जो सबसे बड़ा जो शॉर्ट पोजीशन लेके बैठा हुआ है एफआईएस, क्या वो अपनी शॉर्ट की पोजीशंस को कवर करते हैं कि नहीं करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक इवेंट की अगर बात करें तो जीडीपी के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे। अभी जीएसटी के नंबर्स मैं बोलूँगा कि जहाँ पे उन्होंने चेंजेस किए हैं, ये डेफिनेटली काफ़ी बड़ा एक पॉजिटिव इवेंट है अपने मार्केट्स के लिए। और ओवरऑल मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में देखने मिलेगा। शॉर्ट टर्म में देखिए, शॉर्ट टर्म में कैसा है कि मार्केट बहुत सारी जो अनसर्टनटीज थी, उस अनसर्टेनिटीज को फेस कर चुका है, उसके बावजूद मार्केट नहीं चल रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो गया है कि मार्केट एक रेंज के अंदर अटका हुआ है। एक रेंज के बाहर जाने के लिए कोई ना कोई और कौन से ट्रिगर आने वाले हैं पता नहीं है, लेकिन जब तक ये लेवल्स क्रॉस नहीं होते 25,200 के लेवल्स, तब तक मुझे लगता है कि मार्केट इसी रेंज में थोड़ा और कंफ्यूज होते रहेगा। एफआईएस की बिकवाली अगर कम होने लगती है तो मुझे लगता है कि मार्केट का ट्रेंड पिकअप करेगा। बट अदरवाइज मुझे लगता है कि ये मार्केट ऐसा है कि जहाँ पे आपको स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रखना है, स्टॉक स्पेसिफिक काम करते रहना है, वैल्यू बाइंग करते रहना है, तब जाके इस मार्केट में बहुत ही अच्छी रिटर्न्स हमें देखने मिलेंगे। श्रीकांत सर आपसे शुरू करना चाहेंगे, आप बताइए कैसे देख रहे हैं बीडीएल को? और क्या अब जो नया चूँकि फंड जो आ रहे हैं अब वो जा रहे हैं दूसरी थीम की तरफ, कंजम्पशन की तरफ, ये थीम क्या अब ख़त्म हो गई है या अभी भी इस थीम में दम है रेलवे डिफेंस के अंदर? क्या बजट के अंदर कुछ आ सकता है? और जो लोग बीडीएल में बने हुए हैं उनके लिए राय क्या रहेगी? 1440 का भी चल रहा है, इन्होंने 1700 के भाव पे खरीदे हैं। तो देखिए, वैसे डिफेंस स्टॉक्स की अगर बात करें तो डिफेंस स्टॉक्स में तो हमने देखा कि काफ़ी अच्छी एक गिरावट आई है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि ये स्टॉक्स काफ़ी एक्सपेंसिव थे, जिसकी वजह से इसमें सेलिंग आई है। और अभी थोड़े से जो और न्यूज़ फ्लो बन के आ रहे हैं कि जहाँ पे शायद जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और कम हो सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा ना, ये सेंटिमेंटल इफेक्ट है मार्केट के लिए
या पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, और इसी वजह से ये स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं। बट मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे मैक्सिमम स्टॉक्स में, जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स, इनमें अगर लंबी अवधि का नजरिया हो, और मैंने लास्ट टाइम भी आपके शो में यही कहा था कि 12 से 18 महीने का व्यू होना बहुत जरूरी है। विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू, 3 से 6 महीने के व्यू से आप इन स्टॉक्स में अभी काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनका मोमेंटम खत्म हो चुका है। तो वापस से एक्टिविटी आएगी, लेकिन एक मैं कहूँगा ना कि एक रेंज बाउंड एक्टिविटी हमें देखने मिलेगी। शायद जो इंपॉर्टेंट लेवल्स भारत डायनामिक्स के लिए निकल के आएंगे वो यही रहेंगे कि जो करंट लेवल्स है 1300-1400 के आसपास के, वो एक इम्पॉर्टेंट बेस बनेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। और हायर लेवल्स पे मुझे लगता है कि 1800-1900 तक के भी लेवल्स देखने मिलेंगे। तो जो इन्होंने खरीदारी की है उसमें बने रहे। कोई करेक्शन अगर आता है, जैसे कि अभी ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है, मैं कहूँगा कि इन लेवल से भी खरीदा जा सकता है। बट एक व्यू रखना चाहिए कम से कम 12 से 18 महीने का। 12 से 18 महीने का नज़रिया के साथ अभी आपको बने रहने की सलाह है। एवरेज भी कर सकते हैं, अगर आप खरीदारी करना चाह रहे हैं तो काफ़ी करेक्शन आ चुका है, कर सकते हैं। आयुष राज जी सर जानना चाह रहे हैं क्या टिप्पणी रहेगी सर। एक सवाल है, विक्रांत इंजीनियरिंग कल की लिस्टिंग है, अगर आप यहाँ पर टिप्पणी करना चाहें तो क्या रहेगी अविनाश सर? अगर आपने ट्रैक किया हो हाल का ये जो आईपीओ है, सुस्त लिस्टिंग रही, अभी करें काफ़ी नीचे आ गया, मैंने आईपीओ में लिया था, कुछ सलाह देना चाहेंगे कुछ करना, या फिर अगर आपने ट्रैक किया हो तो? नहीं विपुल जी, मुझे लगता है कि देखिए विक्रांत इंजीनियरिंग कंपनी बहुत अच्छी है, ऑर्डर बुक भी अच्छा है। लेकिन जो निवेशक ऐसे कंपनीज में पैसा लगाते हैं, देखिए लिस्टिंग गेन के लिए कोई शेयर खरीदना ये शायद अभी के मार्केट में राइट स्ट्रेटेजी नहीं है। और ये कंपनी अच्छी है, इसकी ऑर्डर बुक अच्छी है, अगले साल का अगर कोई आउटलुक लेता है तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। और एक बात बता दूं कि इस कंपनी में आशीष कचोलिया जी ने भी पैसा लगाया है, तो काफी बड़े इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी इस कंपनी में पैसा लगा के अभी इन्वेस्टमेंट फेज में वो भी है। तो थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि देखिए कभी कभी अच्छी कंपनी को भी चलने के लिए थोड़ा समय लगता है। लिस्टिंग पे शायद इतनी गेन ना आए, लेकिन अगर आप इसका फंडामेंटल काइंड ऑफ बिजनेस का मॉडल देखें तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। तो थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करिए, और निवेश के लिए वक्त अगर आप दोगे तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड जरूर आपको मिलेगा। ठीक है। और ये बात आपके लिए है तो थोड़ा सा नज़रिया आपको बढ़ाना पड़ेगा। कैस्ट्रॉल पे सवाल है सर। अभी हमने बीते दिनों में सर देखा कि ऑटो शेयरों में अच्छी मोमेंटम है, और आपके जो फैसला हुआ है जीएसटी कट का, उसका भी फ़ायदा मिलेगा। ऑटो इंडस्ट्री पे व्यू क्या है, जो उनसे जुड़ी हुई कंपनियां हैं? हमने कुछ एक में अच्छा मोमेंटम रहा, जमुना ऑटो रहा, जेबीएम ऑटो रहा। अभी इनका सवाल तो 200 के ऊपर शायद इन्होंने लिए, इनका सवाल से आंखों से ओझल हो गया, इतनी फ्लो इतना तेज़ रहता है। लेकिन जैसे सवाल के भाव मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में सर। लेकिन अभी कैस्ट्रॉल पे व्यू क्या है, और ओवरऑल ये जो थीम है ऑटो इंडस्ट्री वाली या ऑटो से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, उनमें आपका व्यू क्या है श्रीकांत सर? क्या सलाह रहेगी कैस्ट्रॉल पे? बिल्कुल, तो देखिए ऑटो इंसिलरी के बारे में मैं तो बात कर ही लूंगा, लेकिन उसके जो एक्सपर्ट है वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो अविनाश जी है, क्योंकि उनका कभी एक जमाने में ये जो सेक्टर था वो काफी फेवरेट, यानी कि उनकी उनकी स्पेशलिटी थी इसमें, स्पेशलाइजेशन था इसमें। एनीवे मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ बेस्ड ऑन टेक्निकल्स। जी सर। तो देखिए जमुना ऑटो में अगर देखा जाए तो काफी एक एक्टिव इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। और ये स्टॉक वैसे लगभग देखा जाए तो एक रेंज के अंदर ट्रेड करता था, लेकिन इस बार की जो रिकवरी है और वॉल्यूम है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में अपने प्रीवियस साइज यानी कि 140 से 145 के लेवल्स को क्रॉस कर सकता है। तो अगर इसमें इन्वेस्टमेंट्स हो तो उसमें बने रहे। जी। साथ ही साथ मुझे लगता है कि उनो मिंडा ये भी एक स्टॉक ऐसा है कि जो करंट लेवल से यानी कि 1287 1285 के करीब एक रेंज के अंदर से ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक 1100-1150 के करीब। उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। बिल्कुल। कोई रीजन से अगर ब्रेकडाउन अगर आ जाए, कोई करेक्शन अगर आ जाए, तो क्लोज टू 1200 या 1150 के करीब इसमें वापस से री एंटर किया जा सकता है। ठीक, तो उनो इंडिया सर। लेकिन सवाल था कैस्ट्रॉल को लेकर के, लेकिन चलिए ठीक है, कैस्ट्रॉल पे जरा हम। हाँ जी सर। तो फिर बाकी कैस्ट्रॉल देखिए, कैस्ट्रॉल टेक्निकली देखा जाए और फंडामेंटली भी अगर देखा जाए तो इसमें अपसाइड डेफिनेटली है। हमारा जो फंडामेंटल टारगेट है वो इसमें 235 का है। टेक्निकली देखा जाए तो ये स्टॉक 200-190 के रेंज में आने के बाद हमेशा ही एक रिवर्सल एक्टिविटी में कन्वर्ट होता है। तो अभी मुझे लगता है ये करंट लेवल्स इनफैक्ट खरीदने के लेवल्स है। अगर लंबी अवधि का नजरिया हो, कम से कम 6 से 12 महीने का नजरिया हो, तो बिल्कुल करंट लेवल से कैस्ट्रॉल को भी खरीदा जा सकता है। अब इन्होंने 226 पे लिया है, तो आप ये कह रहे हैं एवरेज कर सकते हैं अभी 200 के आसपास?
बिल्कुल इसे एवरेज किया जा सकता है ठीक। और 230 235 तक के टारगेट रखे जा सकते ठीक है। सर, लेकिन चूंकि बात आपने कहा अविनाश सर का जिक्र छिड़ा, तो बिल्कुल अविनाश सर, या अब इस थीम पर आपकी पैनी निगाह और पकड़ रही है, तो ये थीम कैसी लग रही है आपको, ऑटो और ऑटो इंसैलरी, और आपके फेवरेट स्टॉक कौन से होंगे? अगर ऑटो इंसैलरी में फोकस करना हो तो ऑटो पे अभी फिर से आएंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेरीज हैं आज ऑटो को लेकर, टाटा मोटर्स और तमाम चीज़ों में बात करेंगे, तो ऑटो इंसैलरी पे ज़रा थोड़ा सा एक ज़रा प्रकाश डाल सके तो। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि ऑटो एंसिलरी सेगमेंट काफी वेल पोजीशनड है, क्योंकि देखिए अभी जीएसटी से जो रेट हो चुका है वो 18% हो चुका है, जो पहले 28% था। तो कहीं ना कहीं देखिए इनके लिए भी जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर है उनके लिए कम रहेगा, प्लस अगर ओवरऑल कमर्शियल व्हीकल्स पे भी 28 का 18% होता है, टू व्हीलर्स पे भी 28% का 18% जीएसटी होता है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि डिमांड अगर बढ़ेगी तो आपको ऑब्वियसली इसका फायदा ऑटो कंपोनेंट कंपनीज पे मिलेगा। और आपको वही ऑटो कंपोनेंट कंपनी ज्यादातर देखना है जो डोमेस्टिक मार्केट में काम करती है। जो एक्सपोर्ट करती है उनके लिए शायद इतना बड़ा बेनिफिट ना हो, क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग और डोमेस्टिक कस्टमर अगर होता है तो वो बढ़िया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे श्रीकांत ने कहा, हमको भी उनो मिंडा पसंद है, जमुना ऑटो पसंद है, और एक कंपनी जो पिस्टन रिंग्स और इंजन कंपोनेंट बनाती है वो है श्रीराम पिस्टन्स। तो यहाँ पे नजर रखिए, मुझे लगता है ये बहुत ही बेहतरीन विकल्प है, और काफी अच्छा नंबर भी पिछले साल दिखा चुकी है। इस साल भी नंबर्स काफी अच्छे आएंगे। और जहां पे भी मुझे लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में जो भी कंपनी लाइटिंग या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या इंजन कंपोनेंट सप्लाई करती है वहां पे फोकस करिए और थोड़ा समय दे, क्योंकि होपफुली क्या होगा कि तीसरी तिमाही में भी आपको थोड़ा सा ये वॉल्यूम का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ऑलरेडी कमर्शियल व्हीकल सेल्स में एक अपटर्न दिख रहा है, तो जो कमर्शियल व्हीकल और टू व्हीलर कंपनीज को ऑटो कंपोनेंट्स केटर करती है वहां पे ज्यादा फोकस रखिए, क्योंकि वहीं से ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। श्रीराम पिस्टन, ये सर ये नाम ऐसा है कि जो अभी बहुत ज़्यादा रडार पे है नहीं। ये मैं आपकी, बाकी यूनो मिंडा का आपने नाम लिया, और कौन सा नाम लिया सर आपने? जमुना ऑटो। सर हमने एक जमुना ऑटो बोला, उनो मिंडा बोला, जी। फिर मेरे ख्याल से ये श्रीराम पिस्टन्स बोला। ये गिने चुने ऐसे नाम है जो मुझे लगता है कि इस लेवल से भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे सकते हैं। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे सकते हैं, करंट लेवल पे भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। श्रीराम पिस्टन थोड़ा सा जो है 25-2600 के आसपास का शेयर इस पर ट्रेड करता हुआ, चलिए देखिए 25-2600 के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़रें रखिए यहाँ पर, है ना। ये सब वो कंपनियाँ हैं जो कि ऑटो शेयरों की जो अगर रैली रहेगी तो उसका फ़ायदा आप यहाँ पर उठा सकते हैं श्रीराम पिस्टन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ एक दर्शक फ़ोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, आशीष शर्मा जी हैं। आशीष जी नमस्कार। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर एकदम बढ़िया सर, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर। रायपुर एक महीने से नियर अबाउट सर आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ सर, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे सर धन्यवाद। कंटिन्यू में देखता हूँ सर। अरे सर और थैंक आपका सर मेंबरशिप भी मैंने ले लिया है ऑनलाइन, बस अच्छा। कई दिन से मैं क्वेश्चन कर रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था मेरा। अरे WhatsApp कर रहा सर था। नाराजगी मत जाहिर कीजिए, नाराज मत होइएगा। कई बार लोगों के सवाल इतने रहते हैं, समय की हमारे पास सीमा रहती है, इस वजह से सवाल नहीं ले पाए आपका, माफ़ी चाहेंगे। वैसे प्रोग्राम ठीक लग रहे हैं ना आपको? एकदम एकदम बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। बाकी लोगों को रायपुर में और दिखाइए, लोगों तक पहुंचाइए। जी, और जरूर आज का सर। सवाल बता दीजिए क्या है? सर मेरा सर ओला इलेक्ट्रिक का 48 का बाइंग है, 1000 शेयर है मेरे पास, 1000 क्वांटिटी, और 1 ईयर का मेरा व्यू है, तो थोड़ा इस पे नजर डालिए। और सेकंड में सर अपोलो माइक्रो मेरा 500 शेयर है, 209 की खरीदारी है मेरी, और इसको भी मैं 1 साल रख सकता हूँ। दोनों में ही आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है। अब बड़ा सवाल ये प्रॉफिट बुक कहाँ किया जाए, तो ज़रा इसके लिए टेक्निकल लेवल्स थोड़ा सा मुझे लगता है इसकी मदद ली जाए और श्रीकांत सर के पास चला जाए। श्रीकांत सर, एक तो जो है ओला का ज़रा बताइए क्या मतलब फंडामेंटल में अगर देखें तो एक पीएलआई वाली स्कीम की खबर आई कि सरकार से इनको एक G3 इनका स्कूटर है, उसके लिए जो है इनको पीएलआई मिल गया है, और 2028 तक जो है 12 से 18% के आसपास का इंसेंटिव इनको मिलने की बात है। उसके बाद से जो गोली हुआ शेयर, मतलब लेवल ही लेवल, हर रोज़ नए लेवल निकल के आ रहे हैं। आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, इन्होंने 48 पे प्लस किया हुआ है। कल इन्होंने देखे होंगे ठीक ठाक लेवल जो है। अभी क्या करना चाहिए? 65 का लेवल आ गया है, कल 68-70 के बीच में गया था, आज 5% टूटा है। क्या जितनी तेज़ी से गया था उतनी तेज़ी से नीचे आएगा? एक बार के लिए 65 पे होल्ड करें, प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि नज़रिया इनका लंबा है 1 साल का। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? तो देखिए, वैसे ये स्टॉक था कभी 150-160 के करीब था, और वहां से इसमें एक बड़ी गिरावट आई थी, अच्छी खासी पिटाई हुई थी स्टॉक की, और स्टॉक लगभग 40 रुपए के करीब गया था। इन्होंने जो खरीदा है 48-47 के करीब, बहुत ही अच्छी बात है।
और 48-49 लेने के बाद अगर विद इन 10-15 डेज अगर 65-68 की अगर प्राइस मिल रही है, तो मैं तो कहूँगा कि ये बोनस है उनके लिए स्पेशली। तो बिल्कुल आधी क्वांटिटी आप बेच दें और बाकी के क्वांटिटी पे आप बने रहें, तो आपके आधे इन्वेस्टमेंट्स को आप करंट लेवल्स पे बुक कर सकते हो, आधे इन्वेस्टमेंट्स पे आप बने रहें। क्योंकि ये स्टॉक में जो इस बार की जो रैली हुई है, यानी कि जो 40 रुपए से लेकर 70 रुपए तक स्टॉक बढ़ा हुआ है, उसमें वॉल्यूम्स भी बढ़े हैं, डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम बढ़ गए हैं। और ये ऐसी कंपनी है कि एक मैं कहूँगा कि न्यू जनरेशन वाली कंपनी है, ईवी बिजनेस में है। तो ये कुछ एक अलग फंडा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वेस्टर्स कुछ नए थीम्स को ट्रैक करते रहते हैं, और अगर वहाँ से अगर जो भी मैनेजमेंट होता है, अगर वहाँ से अगर कॉन्फिडेंस बूस्टिंग अगर होता है, तो उस पर्टिकुलर स्टॉक में या पर्टिकुलर सेक्टर में और भी इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। तो मैं कहूँगा कि बैलेंस इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बने रहे, लेकिन डेफिनेटली 50% करंट लेवल से बुक कर सकते हैं। 50% बुक कर सकते हैं। डिफेंस की हम लोग बात कर रहे थे, बीडीएल पे भी बात हुई थी आपसे। अपोलो माइक्रो सर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए अविनाश सर, क्योंकि ये टेक्निकल चार्ट पे मतलब हमारे यहाँ रिकमेंडेशन एक प्रदीप जी ने दी थी, उसके बाद से उसके टारगेट अचीव हुए, फिर उसके ऊपर अब ये 307 के आसपास आ गया अविनाश सर। क्या इस लेवल पे इनको भी ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है? 200 के आसपास खरीदें और अब 300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो क्या सलाह रहेगी? क्या प्रॉफिट बुक करें, वेट करें? नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पे इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि देखिए ऑर्डर बुक अच्छी है, एग्जीक्यूशन भी मैनेजमेंट ने कहा है कि इस साल में काफी अच्छा होना चाहिए। और देखिए मुझे लगता है कि डिफेंस कंपनीज में ये उन कंपनीज में से है जहाँ पे रैली अभी शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर इनका नजरिया 6 to 12 मंथ्स है तो होल्ड करिए। मेरे ख्याल से ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि नंबर्स भी अच्छे आएंगे। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि एंट्री प्राइस इनकी काफी अच्छी है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंतजार और करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड और अच्छा मिलेगा। तो अभी होल्ड करिए सर, बिल्कुल बने रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी फंडामेंटल सर ठीक है कंपनी के। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी श्रीकांत सर, बीईएल को लेकर के, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स? तो देखिए, जब ऑप्शंस लेके रखे हैं और अगर आज प्राइस में वापस एक निगेटिव रिवर्सल एक्टिविटी हमें देखने मिल रही है, तो बेस्ड ऑन दैट तो मैं यही कहूंगा कि करंट लेवल से उस पर्टिकुलर ऑप्शन में से एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि ये स्टॉक लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज बना रहा है, और ओवरऑल सेक्टर भी अगर आप देखें तो काफी प्रेशर में है। हालांकि हमने पिछले 4-5 दिनों में देखा है कि थोड़ी सी इसमें बुलिशनेस की एक्टिविटी आई है, लेकिन मैं हमारे दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि फॉर द टाइम बीइंग आप आईटी, डिफेंस, इन सेक्टर्स में वेरी शॉर्ट टर्म व्यू के साथ काम करने का मत सोचिए, कि इन सेक्टर्स में शॉर्ट टर्म में कुछ होने वाला नहीं है। जो भी होगा लॉन्ग टर्म में होगा। कम से कम 12 से 18 महीने का व्यू रखना दोनों सेक्टर में बहुत ज़रूरी है। 1 साल के आसपास का नज़रिया है तो बने रहिए। थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो है नज़रिया थोड़ा सा लंबा रखना होगा, ये आप लोगों के लिए सलाह है। इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। रंजीत जी हैं, तरनजीत माफ़ कीजिएगा, तरनजीत जी को नमस्कार। नमस्कार सर। सत श्री अकाल सर, कहाँ से बोल रहे हैं? मोगा से? हाँ सर, मोगा डिस्ट्रिक्ट मोग बोल रहे हैं। वाह सर, अभी सर पंजाब में सर बारिश की बहुत खबरें आ रही हैं, कैसी क्या सिचुएशन है अभी पंजाब में? हाँ, तो बारिश काफी पड़ रही है, और जो कंडी इलाके है वहाँ पर पानी है, हमारी तरफ नहीं है। अच्छा, फसलों को सुना है काफी नुकसान हो गया सर रंजीत सर, तरनजीत सर? हाँ, फसलों का काफी हो गया सर। अभी जैसे सुल्तानपुर लोधी हो गया, इधर कपूरथला, ये काफी इलाके ना डूब गए थोड़े से। कभी कभी ज़्यादा मानसून भी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर देता है, तो देखते हैं अब ज़्यादा नुकसान ना हो फसलों को, हम तो यही चाहेंगे सर। क्या सवाल है सर आपका? सर मेरे पास टाटा मोटर के 540 शेयर है, और खरीद 653। 653 ना? हाँ जी। अच्छा, कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? 3-4 साल की रखना है। 3-4 साल, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काफ़ी लंबा नज़रिया है। चलिए ठीक है, अभी आपको 40 रुपये बन रहे हैं यहाँ पर, और अब ये सारे शेयर थोड़े से फिर से थोड़ी सी ताजगी इनमें आई है। अविनाश सर कैसे देख रहे हैं आप टाटा मोटर्स? हालांकि इतने सबके बावजूद वो जान नहीं दिखी, जबकि M&M जो है बिल्कुल एकदम तूफानी रैली में आया हुआ है, 6% के आसपास रैली। टाटा मोटर्स को लेकर के अभी क्या व्यू है सर? 700 के आसपास हम देखते हैं कि एक रुकावट इसके लिए बनी है, क्या इस बार उस बाधा को पार कर पाएगा टाटा मोटर्स?
नहीं बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स में सबसे बड़ा ट्रिगर ये है कि अक्टूबर या नवंबर तक कंपनी दो हिस्सों में बटेगी। जेएलआर का धंधा अलग होगा, डोमेस्टिक बिजनेस का बिजनेस अलग होगा, और इन्वेस्टर को दो शेयर्स मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, जीएसटी का जो बेनिफिट है वो 28% का 18% होना कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। देखिए टाटा मोटर्स कंट्री की सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, इनका जेएलआर का भी बिजनेस है। हालांकि जेएलआर ज्यादातर ग्लोबल मार्केट्स में बिकता है, बट कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट में इनका पैसेंजर कार और कमर्शियल व्हीकल का जो सेल है वो काफी सिग्निफिकेंट है। तो कहीं ना कहीं नजरिया 6 to 12 मंथ्स का रखिए, और मुझे लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं कि अगले साल टाटा मोटर्स के लिए अच्छा रहेगा। बारिश भी अच्छी है, रूरल डिमांड भी अच्छी लग रही है, रेट कट हो चुका है और जीएसटी का कटौती आया है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से सेकंड हाफ विल बी बेटर, और उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना है। और प्लस ये जो डीमर्जर की खबर है, इसका भी एक छोटा सा बेनिफिट शेयर होल्डर को मिलेगा, क्योंकि जेएलआर का बिजनेस जब लिस्ट होगा सेपरेटली तभी उसमें एक अलग से रीरेटिंग की पॉसिबिलिटी है। ठीक है सर। तो ये राय यहाँ पर निकल करके आई है टाटा मोटर्स को लेकर के। वैसे भी आपका तो 3-4 साल का नज़रिया है, साल भर में ही आपको अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई देंगे, तो आप यहाँ पर बने रहिए, यह आपके लिए सलाह है। टेक्निकल चार्ट पे सर एक काउंटर देखिए सर, श्रीकांत सर जरा वो मॉस्चिप पे अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि ये शेयर आज तो बड़ी तूफ़ानी रैली में है और कई सारे लोगों की क्वेरीज भी हैं। 17-18% ऊपर है, 226-227 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर जिनके पास है वो क्या प्रॉफिट बुक कर लें या अभी फ्रेश बाइंग के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? अलग अलग तरह के सवाल हैं। पिछले 4-5 दिन में 36-37% की रैली ऑलरेडी आ चुकी है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी सर? तो देखिए, वैसे वापस से मॉस्टिप सेमीकंडक्टर की भी अगर बात करें तो ये एक ऐसी कंपनी है कि जिसमें एक रिन्यूड इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ द ओवरऑल न्यूज फ्लो रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर बिजनेस। सीजी पावर में हमने अच्छी खासी एक्टिविटी देखी। उसके बाद वेदांता, टाटा मोटर्स, इंक्लूडिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज, सभी में इन पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर रिलेटेड न्यूज़ फ्लो का एक कोई ना कोई हमें मोमेंटम या एक्टिविटी देखने मिल रही है। लेकिन स्पेसिफिकली बिकॉज किसके नेम में भी मॉस्टिप सेमीकंडक्टर करके है, मुझे लगता है इसमें मोमेंटम और भी बना हुआ है। बट टेक्निकली देखा जाए तो स्टॉक ने काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल को, यानी कि इसके प्रीवियस हाई को काफ़ी कॉन्फिडेंटली क्रॉस किया है विथ राइजिंग वॉल्यूम। तो इट इंडिकेट्स कि ये स्टॉक कम से कम 300 रुपये तक जा सकता है। करंट लेवल्स 228 के हैं। यस, पॉसिबल है कि पुल बैक आ सकता है। अगर पुल बैक आया तो ये स्टॉक वापस से 210 रुपये तक आ सकता है। तो 210 के करीब खरीदे और टारगेट्स रखे 300 रुपये का, और अगर इसमें इन्वेस्टमेंट्स हो तो इसमें बने रहे। तो ये राय जो है वो निकल के आ रही है मॉस्चिप को लेकर के। अगले काउंटर पे ज़रा नज़र डालते हैं, और तो सवाल इतनी तेज़ी से मिस हो जाते हैं। अभी सर एक सवाल था, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था, मिस हो गया मुझसे। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अगर वहाँ पे नज़र पड़ी तो इस पर बातचीत करेंगे। सर लेकिन ज़रा बीएससी पे बताइए सर, क्या करें? सर ज़रा आप बताइए अभी जो है अविनाश सर, जो सेबी की तरफ से टिप्पणी आई वो एक चिंता बन गई है बीएससी के लिए। हालांकि उसके बाद से रिकवरी आ गई है काफ़ी, अभी भी आधे % ऊपर है, लेकिन बीएससी क्या सेफ़ है? हमारे एक दर्शक हैं जो समीर चंद जी, जिन्होंने 2451 पे ले रखा है, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? 100 शेयर हैं, कह रहे हैं कि अब क्या करें? लॉन्ग टर्म में कैसा है, मीडियम टर्म में कैसा दिखाई दे रहा है? क्या ये सेबी की तरफ से वॉल्यूम वाली जो चिंता है उसको कितना गंभीर मान रहे हैं आप? पहली बात तो देखिए, मैं यही कहूंगा कि अगर ये इन्वेस्टर है तो इनको कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी और अंडर परफॉर्मेंस बीएससी में देखने को मिले। क्योंकि देखिए अभी एनएससी ने अभी ट्यूसडे को अपना एक्सपायरी डे बनाया, तो मार्केट में ऐसा मानना है कि ज्यादा वॉल्यूम बीएससी पे जाके पॉसिबली एनएससी पे जाएगा। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में वॉल्यूम्स का जो मार्केट शेयर है वो एनएससी कॉर्नर करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है, अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल है, तो देखिए ये मोनोपोली काइंड ऑफ बिजनेस है। कंट्री में 2 ही बड़े एक्सचेंजेस है, अभी तो आपको एनसीडीएक्स को भी इक्विटी का भी लाइसेंस मिला है। लेकिन जिस प्रकार की पोजीशनिंग बीएससी की है, मुझे लगता है कि देखिए मार्केट जिस प्रकार से बढ़ रहा है, कैपिटल मार्केट में जिस तरह से नए निवेशक आ रहे हैं, नई कंपनीज लिस्ट हो रही है, तो अपॉर्चुनिटी बढ़ना, बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा मौका है। तो कहीं ना कहीं देखिए शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करे, लेकिन ये वॉल्यूम्स का जो मामला है वो मेरे ख्याल से 1 या 2 क्वार्टर्स में प्रॉपर्ली स्टेबलाइज होगा, एवरीथिंग विल बी न्यूट्रलाइज। तो लॉन्ग टर्म निवेश करने के बारे में ही सोचिए।
और मुझे नहीं लगता है इनको थोड़ा सा भी डरना चाहिए। 200 रुपये अगर नीचे है तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा। टाइम फ्रेम लंबा रखिए, आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। सर जरा NSDL के अभी हाल की लिस्टिंग है श्रीकांत सर, अगर आप ने देखा हो, ट्रैक किया हो, काफ़ी क्वेरीज रही एकदम से 2-3 दिन के अंदर, जो इसमें वॉल्यूम बढ़े, बहुत सारे रिटेलर्स ने यहाँ पर एंट्री ले ली। क्या उनको सलाह देंगे आप, अभी क्या करना चाहिए? डेली बेसिस पे काफ़ी क्वेरीज आती है NSDL को लेकर के, क्या करें? तो देखिए, वैसे ओवरऑल कैपिटल मार्केट रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है, उन सभी में हमने देखा है कि जैसे मार्केट में एक वीकनेस बनी है, तो इन सभी में प्रॉफिट टेकिंग आ रही है और सभी स्टॉक में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करेक्शन हमें देखने मिल रहा है। और ये लगता है कि ये ट्रेंड थोड़ा जारी रहेगा मार्केट के ओवरऑल एक्टिविटी के साथ। लेकिन अगर एक लंबी अवधि का नज़रिया हो तो मैं कहूँगा कि ये पर्टिकुलर सेक्टर में आप बने रहे, इसमें अच्छे रिटर्न्स बनते हुए नजर आएंगे। और स्पेसिफिकली NSDL की बात करें तो एज कम्पेयर टू CDSL, NSDL के जो वैल्यूएशंस थे उसमें हमने देखा है कि अभी फुल्ली वैल्यूड है, कंप्लीटली वैल्यूड है ये स्टॉक करंट लेवल पे। तो यहाँ से इमीडिएटली बड़ी तेजी तो हमें एक्सपेक्टेड नहीं है। और टेक्निकली तो वैसे इसमें कोई बड़े प्राइस चार्ट्स नहीं बने, बट मैं ये कहूँगा कि 1500 1400 के रेंज में इसमें जो एक सेलिंग आया हुआ है, 1400 1300 के रेंज में, वो काफी बड़ी मात्रा में सेलिंग आया हुआ है। तो ये स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। मेरी राय यही रहेगी कि ये स्टॉक एक रेंज में रहेगा, बट डाउन साइड में अगर ये स्टॉक वापस से 900 950 के करीब अगर मिले तो बिल्कुल इसमें खरीदा जा सकता है, या तो खरीदने का व्यू रख सकते हैं, लेकिन करंट लेवल से बिल्कुल इसे अवॉइड करें। ठीक सर। सर आपसे हमारा जो अनुबंध मैंने रिक्वेस्ट डाली थी वो 1:30 बजे तक के लिए ही थी, तो अगर आपकी व्यस्तता ना हो तो 5-10 मिनट अगर आप रुक सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं फिर आपसे डिस्क्लोजर लेना चाहूँगा क्योंकि समय आपका जो है वो पूरा हो गया है। नहीं, हम 1:45 तक कंटिन्यू कर सकते हैं। वाह, थैंक यू सर। मतलब आप दोनों को एक साथ मंच पे लाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, दोनों लोगों की व्यस्तताएं काफ़ी रहती हैं, तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर काफ़ी सारे सवाल अविनाश सर आए हुए हैं, वो आए हुए हैं शुगर सेक्टर को लेकर के, और लोग कह रहे हैं क्या करें। कल एक खबर निकल के आई कि गवर्नमेंट की तरफ से एथेनॉल उत्पादन पे जो रोक लगी थी वो मंजूरी वो हटा दी गई है, और हमने कल देखा एक तूफानी रैली आती हुई दिखाई दी शुगर सेक्टर के अंदर अक्रॉस द बोर्ड, काफ़ी सारे शेयरों में परसों जो है हमने देखा काफ़ी अच्छी रैली रही। अभी शुगर सेक्टर को लेके व्यू क्या है सर, और वहाँ पे कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही? कुछ शेयर ऐसे हैं जो खरीदना चाहिए, कुछ लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं, उनको क्या सलाह रहेगी? क्योंकि ये साइक्लिकल बिजनेस है, बीच बीच में रैली आती है, फिर लोग इंतजार करते हैं साल भर, अभी क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देखिए, मुझे लगता है कि शुगर सेक्टर के लिए अच्छी खबर है कि एथेनॉल के ऊपर जो वॉल्यूम का जो रिस्ट्रिक्शन था वो गवर्नमेंट ने निकाला है। हालांकि अभी एथेनॉल की कीमतें बढ़ाई नहीं है, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि एथेनॉल का प्रोडक्शन और सेल से अच्छा मार्जिन शुगर कंपनीज कमाती है। और इसमें अगर हम बड़े प्लेयर्स की बात करें तो बलरामपुर चीनी, धामपुर, त्रिवेणी, ये सारी काफी बड़ी कंपनीज है जिनके पास काफी बड़ी डिस्टिलरी कैपेसिटी है। छोटे प्लेयर्स में मैं कहूंगा कि शक्ति शुगर्स है, दवांगरे शुगर्स है, तो ये डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए क्योंकि काफी अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक्स चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो कंपनीज का रेवेन्यू ज्यादातर डिस्टिलरी से आता है वहां पे फोकस करिए। और मुझे लगता है कि कम से कम 1-2 क्वार्टर इंतजार करें, क्योंकि देखिए ये अनाउंसमेंट तो आया है, शेयर के प्राइसेस तो चले हैं, बट अगर आपका नजरिया कम से कम 6 to 12 मंथ्स का है तो आने वाला साल शुगर सेक्टर के लिए काफी अच्छा होगा और उसमें अच्छा पैसा निवेशकों का बन सकता है। ठीक है सर, ये बात है चीनी को लेकर के। तो चीनी को लेकर के जिन लोगों की क्वेरीज थी तो हमने एक साथ ही आप लोगों का नाम नहीं लिया, लेकिन जो है एक साथ सारे डिस्कशन हो गए। सर एक ओला जैसे शेयरों पे के साथ साथ सुजलॉन एक और ऐसा शेयर है जिसमें बहुत क्वेरीज आती हैं और वो हर लेवल पे लोगों की एंट्री है। सुजलॉन हुआ, इरिडा हुआ, NHPC हुआ। अभी सुजलॉन पे आपकी राय जानना चाहेंगे सर, ज़रा देखिए कुछ क्या करना चाहिए। मतलब अगर इनके CFO ने इस्तीफ़ा नहीं दिया होता तो रिजल्ट में कोई खराबी ऐसी कोई थी नहीं, लेकिन फिर एक रेंज में फंस गया है। अभी क्या करें? 57-58 की रेंज कैसी लग रही है? सुजलॉन पे कोई टिप्पणी करना चाहेंगे श्रीकांत सर? तो देखिए, मुझे लग रहा है कि सुजलॉन में जो एक करेक्टिव पैटर्न बन रहा था उस करेक्टिव पैटर्न का ऑलमोस्ट एंड पॉइंट आ चुका है। स्टॉक 70-74 के करीब था, वहाँ से लगातार गिरते हुए ये स्टॉक 55 के करीब आया था। और अभी मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त यहाँ पे निकाल सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो न्यूज़ फ्लो है, देखिए मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फंडामेंटल
न्यूज़ फ्लो होना बहुत ज़रूरी होता है पर्टिकुलर सेक्टर के लिए या पर्टिकुलर स्टॉक के लिए या इकोनॉमी के लिए। तो फिर क्या होता है कि उस बेस्ड ऑन दैट एक्टिविटी हमें देखने मिलती है। इन द एब्सेंस ऑफ दैट, इनफैक्ट अगर उसमें कोई निगेटिव न्यूज़ फ्लो, जैसे कि इसमें कुछ मैनेजमेंट लेवल पे कुछ बातें आई थी, अगर वैसे कुछ अगर होता है तो फिर स्टॉक वक्त लेता है। बट यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि करंट लेवल्स 58 से लेकर 55 ये एक अच्छा बाइंग जोन है। अगर लंबी अवधि का नज़रिया हो तो बिल्कुल इसमें बने रह सकते हैं। लंबी अवधि का नज़रिया हो तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। स्वाति गुप्ता जी कह रही हैं जमुना ऑटो 105 पे लिया। मैम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, थोड़ा सा जब प्रोग्राम खत्म हो जाए ना तो एक बार पीछे जाके आप देखिएगा। बाकी एक बड़ा हिस्सा हम लोग रात को 8 बजे भी अपलोड करते हैं इसी कार्यक्रम का, वहाँ पे आपको आपका उत्तर जो है वो मिल जाएगा। तो ये बात है। यहाँ पर एक सेक्टर जिसका कि ऐलान हुआ है उस पर हमने बात नहीं की, वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के अगर ग्राफिक्स हो तो ज़रा एक बार ऑन एयर दिखा दीजिएगा। सर इंश्योरेंस सेक्टर को बड़ी राहत दी गई है अविनाश सर, वहाँ पर, और आप दोनों की राय जानना चाहेंगे कि अगर श्रीकांत सर भी कुछ एक काउंटर्स अगर देख लें, अगर वहाँ पे कुछ अगर कहाँ पे नज़र रखनी चाहिए। नहीं हेल्थ केयर नहीं, इंश्योरेंस को जो है जीरो कर दिया गया है। इंश्योरेंस पे अगर ग्राफिक्स रेडी हो तो एक बार ज़रा दिखा दीजिएगा। तो अभी के लिए जो है सर आपकी राय क्या रहेगी? ये जो एक बड़ी राहत लंबे समय से बातचीत चल रही थी, वो कहीं पे मौका है सर खरीदारी करने का, नई खरीदारी करने का अविनाश सर? नहीं, डेफिनेटली देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में बहुत बड़ा है और ओवरऑल इंडिया में अभी भी इंश्योरेंस बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है, यानी कि बहुत कम लोग इंश्योरेंस लेते हैं। मेरे ख्याल से देखिए, आपका नजरिया यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म होना चाहिए, क्योंकि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर को एनालाइज करके वैसा धंधा नहीं है कि हर क्वार्टर में आपको इंश्योरेंस कंपनी खरीदना है, बेचना है। नजरिया आपका लंबा है, अगर कम से कम साल 1.5 साल का है तो एसबीआई लाइफ है, आईसीआईसीआई प्रू है, मैक्स है, यहाँ पे जरूर आप निवेश कर सकते हैं। पर थोड़ा लंबा नजरिया रखिए, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ के हिसाब से ये शेयर्स को खरीदना शायद ठीक बात नहीं रहेगी, क्योंकि सारे शेयर जो है वो मेरे ख्याल से फेयर टू मॉडरेट लेवल के वैल्यूएशंस पे चल रहे हैं। तो कोई नया ट्रिगर नहीं है, अभी जो ट्रिगर आया है इसका असर आने के लिए आपको कम से कम 3 से 6 महीने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर्स आने के बाद ही आपको पता चलेगा कितना बिजनेस इंक्रीज हो चुका है, कितना मार्केट शेयर इन कंपनीज का इंक्रीज हो चुका है। बट एक बात क्लियर है कि गवर्नमेंट हेल्थ केयर को बहुत बड़ा फोकस देना चाहती है, और स्पेसिफिकली जो हेल्थ केयर जो मिडिल क्लास लोग है, इनके लिए तो ये बहुत अच्छी राहत है, क्योंकि उनके अभी पॉलिसी सस्ती हो जाएगी। तो लंबा नजरिया लेके यहाँ पे निवेशित रहिए। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कोई बड़ी अपसाइड आएगी। ठीक है, शॉर्ट टर्म में अगर आप प्ले करना चाह रहे हैं तो आपके लिए नहीं है सेक्टर ये। हाँ, लॉन्ग टर्म नज़रिए लेकर के सेक्टर को लेकर के जो अप्रोच चल रही है सरकार की वो पॉजिटिव दिखाई दे रही है। सर आपकी टिप्पणी सर, श्रीकांत सर, इस सेक्टर को लेकर के, क्योंकि काफ़ी हलचल, काफ़ी खबरें थी, काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन शेयर नहीं चल रहे सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, न्यूज़ फ्लो तो वैसे काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये न्यूज़ फ्लो अच्छा है कंज्यूमर के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का फाइनल इंटेंशन है कि इसका बेनिफिट कंजम्पशन लेवल पे जाए, कंज्यूमर को जाए। तो ये कंज्यूमर के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर 1 लाख रुपए की पहले पॉलिसी लेते थे तो पहले 1,18,000 रुपया देना पड़ता था, अभी 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। ये अच्छा बेनिफिट है कंज्यूमर के लिए। और इससे क्या होगा ना कि मुझे लगता है कि डिमांड और क्रिएट होगा, और यानी कि इसमें और जो इन्वेस्टमेंट्स है वो और बढ़ते जाएंगे, इंश्योरेंस पॉलिसीज और बढ़ती जाएगी। तो इसका लॉन्ग रन, जैसे अभी अविनाश जी ने कहा, मुझे भी यही लगता है कि बहुत बड़ा बेनिफिट है फॉर द इंडस्ट्री। बट अगर देखा जाए तो जैसे इसमें जो इनपुट टैक्स की जो बात है, वो एक इनफैक्ट थोड़ी सी कंपनी लेवल पे इम्पैक्ट करने वाली बात है। इसी वजह से क्या हुआ है कि ये सभी स्टॉक्स नीचे है। लेकिन मुझे लगता है कि ये आगे जाके देखना पड़ेगा कि ये जो कंपनीज है, जो उनके ऊपर बर्डन आ रहा है छोटा सा, वो पास ऑन करते हैं कि वो खुद उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आने वाले दिनों में जो कमेंट्री आएगी इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन फॉर द टाइम बिंग मुझे लगता है कि ये सेक्टर में एक बार के लिए एक टॉप हो चुका है, थोड़ा वक्त और निकल सकता है। यस, डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखे, 6 से 12 महीने का व्यू रखे। एचडीएफसी लाइफ हमारा प्रीफर्ड पिक है, करंट लेवल से भी इसे खरीदा जा सकता है अगर लंबी अवधि का नजरिया हो, या तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बना के रखे। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी इंश्योरेंस स्टॉक्स में बना सकते हैं आप, थोड़ा सा नज़रिया अपना लंबा रखते हुए यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। ये राय यहाँ पर निकल करके आई है। काफ़ी सारी क्वेरीज हमारे पास आई हुई हैं आरवीएनएल को लेकर के। तो अविनाश सर, जरा आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, आरवीएनएल इरकॉन जैसे शेयरों पे भी क्या करना चाहिए? रेलवे को लेकर के क्या कुछ उम्मीदें हैं? बजट में कुछ ऐलान होगा आज, चूँकि इस थीम में कंजम्पशन की थीम चल रही है, तो यहाँ अच्छी खासी पिटाई हो रही है सबकी। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी
रेलवे को लेकर के, रेलवे, डिफेंस, इन सब में काफ़ी बड़ी पोजीशंस है, रिटेलर्स के काफ़ी पार्टिसिपेशन रहा है और ये शेयर चल नहीं रहे हैं साल भर से। अविनाश सर। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए विपुल जी, पहली बात तो क्या है ना कि रेलवे सेक्टर हो या डिफेंस सेक्टर हो, मुझे लगता है कि जब सेक्टर ओवरली रिसर्च होता है, सारे मार्केट के लोग इसमें 10-20 गुना पैसा बनाते हैं, तो उसके बाद डेफिनेटली एक कंसोलिडेशन का टाइम आता है और कहीं ना कहीं कोई नई बात आती नहीं है तो ये शेयर्स फिर ट्रिगर के बिना चलते नहीं है। आरवीएनएल की स्पेसिफिकली बात करें तो देखिए पिछला क्वार्टर इनके लिए खराब था, हालांकि ऑर्डर बुक अच्छी है, एग्जीक्यूशन थोड़ा सा खराब था। तो मुझे लगता है कि देखिए जो भी अभी निवेशक इस स्टॉक में है, अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल है तो ही निवेशित रहिए, क्योंकि अभी जो बड़ा मूव था, जो अल्फा क्रिएशन था, मल्टी बैगर गेन्स था, वो तो हो चुका है। मुझे याद है ये पब्लिक इशू कंपनी ने 19 रुपए में किया था और उसके बाद बहुत चला। मेरे ख्याल से देखिए रिटेल निवेशकों को ये बात समझनी चाहिए कि प्रॉफिट बुक भी करना बहुत जरूरी है। एक ही स्टॉक में अगर वो सोचते हैं कि ऊपर के लेवल पे भी वो पैसा बनाएंगे तो वो गलत है। तो मेरे ख्याल से देखिए लंबा रनवे तो अभी भी अवेलेबल है, क्योंकि ऑर्डर बुक अच्छी है, लेकिन आपको मुश्किल से साल में 15% भी अगर यहाँ पे मिले तो आपको अच्छा रिटर्न मानना चाहिए, क्योंकि अभी इसमें कोई नया ट्रिगर नहीं है और ऑर्डर बुक अगर बढ़ता है तेजी से तो और एग्जीक्यूशन अगर अच्छी तरह से होता है तो ही फ्रेश रीरेटिंग होगी, तब तक ये शेयर एक क्लोज रेंज में ही रहेगा। अच्छा सर, बहुत बड़े लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब अभी खरीद लें 10 दिन बाद, 20 दिन बाद। मेरा दूसरा सवाल है, क्या बजट के को ध्यान में रखते हुए इनमें कहीं कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि बजट के इर्द गिर्द जो हम देखते हैं हर बार एक्शन होता है और उसमें बहुत सारे ट्रेडर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आप दोनों की राय जानना चाहिए। कोई ऐसा शेयर है जो आपको अच्छा लग रहा हो रेलवे में अभी? अविनाश सर पहले आप, फिर श्रीकांत सर आपकी टिप्पणी। नहीं, मुझे तो लगता है कि देखिए टेक्समैको रेल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आई थिंक कंपनी के पास 7,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, वैगन्स अभी भी प्रीमियम पे चल रहे हैं और कंट्री में वैगन कैपेसिटी भी काफी कम है। तो मुझे लगता है कि देखिए ये भी शेयर अगर आप खरीदे तो थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि क्लियरली आपको इमीडिएट गेन मिले ऐसा लगता नहीं है। बट हाँ, अगर कम से कम 6-8 महीने की बात करें और बजट के पहले की याद करें तो लग तो रहा है कि और एक बड़ा वैगन का ऑर्डर गवर्नमेंट रिलीज करने वाली है, और वो अगर करती है तो डेफिनेटली टेक्समैको और जो ट्रिगर कंपनीज है जैसे जुपिटर है, टीटागढ़ है, इनको भी एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट मिलेगा। ठीक, इस बार श्रीकांत सर की राय लें उससे पहले जरा राजू भाई हमारे साथ सूरत गुजरात से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, जरा उनसे बातचीत कर लेते हैं। राजू भाई नमस्कार, केम छो? नमस्कार नमस्कार। मैं आप प्रदीप हलदर सर और आपको रोज सुनता हूँ। ओके, बहुत बहुत थैंक यू। आज डेली में आपका 10 बजे का शो सुनता हूँ। अरे थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम सर? ठीक, अच्छे हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है। थैंक यू सर। कल मैंने जीएमडीसी लिया। कल जीएमडीसी आपने लिया, ठीक है। अभी सवाल जीएमडीसी पर है? नहीं, जोमेटो। अच्छा, दोनों पे पूछ लेते हैं। जीएमडीसी पे भी एक स्टोरी चल रही है। जीएमडीसी किस भाव पे लिया आपने? जीएमडीसी सर ने दिया था, बाद में कम भाव में लिया। सर ने 262 में दिया था। नहीं, जीएमडीसी 462 462 पे लिया आपने, ठीक है। मैंने 457 पे लिया। 457 पे, ठीक है। अभी करंट प्राइस के आसपास ही चल रहा है। और दूसरा आपने क्या लिया? जोमेटो किस भाव पे है? 320। जोमेटो 320 पे है, ठीक है। दोनों पे स्टोरीज हैं, दोनों पे हम बातचीत कर लेते हैं फटाफट। जीएमडीसी अविनाश सर से पूछते हैं, जोमेटो श्रीकांत सर से पूछते हैं। सर जोमेटो श्रीकांत सर बताइए जरा, क्या लग रहा है आपको? 320 पे इन्होंने लिया है, अभी कल परसों की खबर है, और यहाँ पे खबर ये निकल के आई जो इन्होंने अपनी प्लेटफॉर्म फीस है उसको बढ़ा दिया है, स्विगी ने भी बढ़ा दिया है। अभी जोमेटो को लेकर के आपका व्यू क्या है? क्या अपसाइड है और ज़्यादा? यहाँ पर 320 पे लिया, 4 रुपये बन रहे हैं इनके। नहीं, बिल्कुल यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपसाइड हमें इनफैक्ट नज़र आती है। हमें लगता है कम से कम ये जोमेटो जो है वो आने वाले 6 से 12 महीनों में 375 से लेकर 380 तक के लेवल्स दिखा सकता है। हमें लगता है कि जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स का, और जो जितने भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो न्यू एज टेक्नोलॉजी बिजनेस में काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि जोमेटो, स्विगी जैसे स्टॉक्स में और भी यहाँ से तेज़ी देखने मिलेगी। अगर इन्वेस्टमेंट अगर किया है तो 2-4 रुपए के प्रॉफिट के साथ बुक करना मुझे लगता नहीं कि एडवाइजेबल है। कम से कम 3 से 6 महीने का इसमें इंतजार कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें 6 से 12 महीने का इंतजार करें, बट कम से कम 3 से 6 महीने का अगर आप इंतजार करते हो तो मुझे लगता है कि काफ़ी डिसेंट रिटर्न्स इसमें नज़र आ सकते हैं। हाँ चलिए, डिसेंट मिल सकते हैं, नज़रिया थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। जीएमडीसी एक अच्छी स्टोरी। सर रेयर अर्थ पे और कई सारी चीज़ों को लेकर के जीएमडीसी की काफ़ी ज़्यादा बीच में खबरों में रहा। अविनाश सर कैसे देख रहे हैं जीएमडीसी पे? क्या राय रहेगी आपकी? अभी क्या करना चाहिए जिनके पास पोजीशन हो?
नहीं, मेरे ख्याल से देखिए जीएमडीसी कंट्री का सबसे बड़ा लिग्नाइट प्रोड्यूसर है जो ज्यादातर सीमेंट में जाता है। और सीमेंट कंपनीज अभी ज्यादातर लिग्नाइट इसलिए यूज करती है क्योंकि वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव रॉ मटेरियल है पावर के लिए। तो मुझे लगता है कि देखिए अगर आपका नजरिया 6 to 12 मंथ है तो होल्ड करिए, क्योंकि अभी सीमेंट सेक्टर को भी जीएसटी का बेनिफिट मिला है। हमारा मानना है कि अक्टूबर टू मार्च यानी सेकंड हाफ में जो इस फाइनेंशियल ईयर में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। बहुत प्राइवेट कैपेक्स, गवर्नमेंट कैपेक्स भी काफी अच्छी तरह से बढ़ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली जीएमडीसी पे पॉजिटिवली आना चाहिए। और देखिए मुझे लगता है कि इसमें काफी वैल्यू क्रिएशन की जगह और बाकी है, क्योंकि ये सारे गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ओन जॉइंट एंटिटीज है। फाइनेंशियली बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, कैश फ्लोज भी अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं 6 to 12 मंथ्स का नजरिया रख के यहाँ पे पोजीशंस होल्ड करें। ठीक है। सर अब जो है लास्ट सवाल आपसे, चूंकि जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है, अभी हमारे बहुत 2 सवाल ऐसे रहे, अभी तो मिस हो गए, हमारे प्राइम मेंबर्स थे और काफ़ी लोगों ने सवाल किए। 1 लाख रुपए अभी अगर लगाने हों तो फिर 1 साल के लिहाज से तो वो कौन से काउंटर होंगे जिनको लिया जाए? मेरा सवाल थोड़ा ये है कि पोर्टफोलियो को अगर फिर से डिज़ाइन करना हो, इसको हम चाहेंगे कि हमारे जो शाम का सेगमेंट है इस सवाल का जवाब उस पर भी जाए। तो श्रीकांत सर पहले आप, फिर अविनाश सर, क्या सलाह रहेगी सर? कोई ऐसा 2-4 शेयर, 2-4 सेक्टर जो आपको अच्छे लग रहे हो श्रीकांत सर? तो देखिए मुझे लग रहा है कि न्यू एज टेक्नोलॉजीज तो डेफिनेटली वहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। साथ ही साथ हॉस्पिटल्स है या जितने भी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वाले का सेक्टर्स है, जैसे कि ट्रैवल एंड टूरिज्म है, वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट्स करते रहना चाहिए। तो 2 या 3 स्टॉक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले मुझे लगता है कि जो वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है दैट इज इटर्नल। हमें लगता है कि ये स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस, काफी स्टेडी परफॉर्मेंस दिखा कौन सा नाम लिया सर आपने? सॉरी मिस हो गया। इटर्नल। इटर्नल, ठीक है जी, ठीक है, ओके जी सर। जोमेटो, हाँ, इटर्नल समझ गया, की समझ गया। खरीदारी करनी चाहिए। साथ ही साथ मुझे लगता है कि जैसे हॉस्पिटल्स की मैंने बात कही, मुझे लगता है कि अपोलो हॉस्पिटल ये एक स्टॉक है जिसे हम हमारे वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट करंट लेवल से भी किया जा सकता है। बहुत सारे ट्रिगर्स इसमें पेंडिंग है, वो आने वाले दिनों में हमें और भी दिखाई देंगे, और काफ़ी अच्छी ओवरऑल बैलेंस शीट इस पर्टिकुलर कंपनी की है। और तीसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है इंडियन होटल्स। 770-780 के करीब शायद ट्रेड कर रहा है, बट हमें लगता है यहाँ पे भी पैसे यानी कि इन्वेस्टर्स जो है वो और इन्वेस्टमेंट्स करते जा रहे हैं। और जैसे कि ओवरऑल इसमें डिमांड क्रिएट हो रहा है, यानी कि ट्रैवल एंड टूरिज्म का जो एक ट्रेंड और स्ट्रांग होते जा रहा है, हमें लगता है कि इसका बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट इंडियन होटल्स को मिलेगा। तो इंडियन होटल्स, अपोलो हॉस्पिटल्स और इटर्नल, ये ये 3 1 साल स्टॉक के लिए करंट लेवल से खरीदे जा सकते हैं। करंट लेवल पे खरीदे जा सकते हैं और 1 साल के नीचे के साथ। सर 2-3 शेयर अगर आप भी रिकमेंड कर दें सर, तो ये हम शाम के सेगमेंट में हमारे आ जाएगा। अविनाश सर? नहीं, बिल्कुल, देखिए मुझे भी इंडियन होटल्स पसंद है। फंडामेंटली मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन हो रहा है, और अगला क्वार्टर दैट इज सेकंड क्वार्टर भी बहुत तगड़ा आएगा। पिछले साल 8,000 करोड़ के रेवेन्यू पे 2,000 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने कमाया था। इस साल लगता है 24-2500 करोड़ का प्रॉफिट आने का अनुमान है। मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि सप्लाई जो रूम्स की है वो काफी क्रंच चल रहा है, तो अभी भी एआरआर काफी ऊपरी लेवल पे है। तो करीबन 875-900, अगर 12 से 18 महीने का व्यू कोई रखता है तो 900 रुपए का टारगेट यहाँ पे पॉसिबल है। और दूसरा शेयर, जैसे मैंने पहले आपको बोला कि ऑटो कंपोनेंट में हमको श्रीराम पिस्टन्स पसंद है। हमको लग रहा है 2900-2950 का टारगेट प्राइस मिलेगा। देखिए इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही दमदार है। 3,500 करोड़ पे पिछले साल 516 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने कमाया था। इस साल कम से कम 600 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। और कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है। कंपनी सारे 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, ट्रैक्टर्स, यूवीज सारे सेगमेंट्स में काम करती है, और काफी बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट में है। तो यहाँ से करीबन 2900-2950 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है अगले 12 से 15 महीने के लिए।